Yes, good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching this video. Now, in this video, my dear student, my boys and girls, we are going to discuss in full ऐसे 550 related parties. Guaranteed आपको पूरा दिमाग में ये पूरा लेक्चर समझ आएगा, खाली आपको 40 मिनट्स देना है. Within 40 minutes, the entire lecture is going to be absorbed by your mind and heart. Trust me, इसके बाद आपको वापस से रिवाइज भी करने का दरकार नहीं पड़ेगा, खाली 40 मिनट ध्यान से सुन लो. लेक्चर को और आसान बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे जो हैंड रिटन नोट्स है ऐसे 550 से रिलेटेड आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं. 4 पेजेस नोट्स है. सो दीज 4 पेजेस कंप्राइजेस ऑफ एंटायर ऐसे 550. ये रिवीजन नहीं है, ये पूरा 550 है ये 4 पन्ना के अंदर. लेट अस स्टार्ट. रिलेटेड पार्टीज. हाँ सर, रिलेटेड पार्टीज जो है वो हम लोग को समझ में आ गया. रिलेटेड पार्टीज जो है वो आपका फोटो देख करके समझ में आ गया था. अरे नहीं भाई, खाली उतना नहीं होता है. रिलेटेड पार्टीज अगर हम आपको बताएं तो रिलेटेड पार्टीज खाली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल दें, आरएल का अगर एग्जांपल दें, उसका एनुअल रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा 10 मिनट के बाद. पहले एक बार ये डेफिनेशन अपने देख लेते हैं. 388 रिलेटेड पार्टीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कितना? 388 एज पर द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय देम. 388 रिलेटेड पार्टीज आर देयर. अब रिलेटेड पार्टीज में खाली आप सोचेंगे रिलेटिव होता है, वैसा नहीं. रिलेटेड पार्टी का एक प्रॉपर जो है ना वो डेफिनेशन है, वो क्या है ध्यान से सुनो. रिलेटेड पार्टीज का अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी? इट इज डिफाइंड एज पर एएस 18 या फिर इंडेस 24. जिन लोग के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है उन लोग इंडेस 24 फॉलो करके रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे. जिन लोग के ऊपर एएस एप्लीकेबल है एएस 18 फॉलो करके उन लोग आइडेंटिफाई करेंगे. हमारे ऐसे 550 में हाउएवर रिलेटेड पार्टीज का भी डेफिनेशन दिया हुआ है. अब ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज का डेफिनेशन क्या देता है ध्यान से सुनो. एनी पर्सन any person or entity having control or significant influence directly or indirectly over the reported entity. ध्यान से समझो. मान लो मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका ऑडिट चल रहा है, एमईपीएल का ऑडिट चल रहा है, मोहित एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट चल रहा है, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया. अब एमईपीएल जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके ऊपर किसी पर्सन का या एंटिटी का, एनी पर्सन और एनी एंटिटी जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो, तो वो एंटिटी पर्सन रिलेटेड पार्टी बन जाएगा इस रिपोर्टिंग एंटिटी एमईपीएल का. जैसे कंट्रोल मतलब क्या हो गया? से फॉर एग्जांपल मेरा होल्डिंग कंपनी, तो मेरा होल्डिंग कंपनी का मेरे ऊपर तो कंट्रोल है, तो मेरा होल्डिंग कंपनी मेरा रिलेटेड पार्टी हो गया. सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एसोसिएट कंपनी, तो रिलेटेड पार्टी हो गया. क्लियर? इन्वेस्टिंग कंपनी और मैं उसका एसोसिएट, तो रिलेटेड पार्टी हो गया. पर्सन. अब पर्सन का यहां पर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल कैसे आएगा? मान लो से फॉर एग्जांपल वो मेरा बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, 50% से ज्यादा शेयर्स है, देन इन दैट केस वो पर्सन मेरा रिलेटेड पार्टी हो गया. अच्छा, कोई भी पर्सन या एंटिटी जिसका मेरे ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल है, वो तो मेरा रिलेटेड पार्टी है ही. मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जिस एंटिटी के ऊपर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल है, वो भी मेरा रिलेटेड पार्टी हो गया. मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल. मतलब मेरा सब्सिडरी मेरा रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. सो एमईपीएल का होल्डिंग कंपनी क्या रिलेटेड पार्टी है? हाँ. इन्वेस्टिंग कंपनी? हाँ. मेरा एसोसिएट, मेरा सब्सिडरी? बिल्कुल. दे आर ऑल माई रिलेटेड पार्टीज. क्लियर है? ये रिलेटेड पार्टी का ये 2 पॉइंट क्लियर है. क्या क्या बोला? एनी पर्सन और एंटिटी, एनी पर्सन और एंटिटी हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टेड एंटिटी, या फिर एनी एंटिटी ऑन विच द रिपोर्टेड एंटिटी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस और कंट्रोल. ठीक है? तीसरा वाला बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना. तीसरा वाला, तीसरा वाला, all those entities will be my related parties who are under either common ownership or having common KMPs. Either they are having common ownership or common KMPs, or they are having different owners but those owners are related. बाप रे, क्या बोले सर? समझाता हूं.
अच्छा, रिलेटेड पार्टी का पहला तो पॉइंट तो क्लियर है ना, एनी पर्सन और एंटिटी, फटाफट बोलते जाओ मेरे साथ साथ, एनी पर्सन और एंटिटी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, या फिर ऑल दोज एंटिटीज ऑन विच रिपोर्टिंग एंटिटी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। तीसरा वाले मैंने क्या बोला, तीसरा वाले में मैंने बोला all those entities who are belonging to the common ownership are related parties, या फिर those entities who are having common key management related parties, या फिर having different owners but their owners are closely related with each other। जैसे say for example X limited और Y limited, पता है X limited में मोहित अग्रवाल is having more than 50% share, Y limited में भी मोहित अग्रवाल is having more than 50% shares। तो भाई एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, एक्चुअल में देखा जाए तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का कोई रिश्ता नहीं है, बट दे आर हैविंग कॉमन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट कॉमन ओनरशिप है। इसका ओनर कौन, एमए, इसका ओनर कौन, एमए, तो इन लोग दोनों फिर रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। क्लियर। या फिर कॉमन केएमपी, कॉमन की मैनेजमेंट है, मान लो एक्स लिमिटेड में एमए ओनर नहीं है, कोई और ओनर है, ठीक है, डिफरेंट ओनर, कोई डिफरेंट ओनर है, लेकिन यहां पर जो भाई केएमपी लोग है वही केएमपी लोग यहां बैठ रहा है, तो इन लोग दोनों रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा। या फिर सुनो ना, तीसरा केस, मान लो ओनर भी अलग है, केएमपी लोग भी अलग है, एक्स लिमिटेड का मान लो से फॉर एग्जांपल वीए वंदना अग्रवाल मेरे मिसेस है, ठीक है, वो ओनर है, इनका केएमपी भी अलग है। वाई लिमिटेड का ओनर मोहित अग्रवाल, इनका भी केएमपी अलग है, की मैनेजमेंट दोनों का एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का अलग है, ओनरशिप दोनों का अलग है, बट इनके जो ओनर्स हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो भी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। तो कब, या तो इन लोग का कॉमन ओनरशिप है, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है, या फिर ओनर्स आर डिफरेंट बट दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। क्लियर है सर? तो देखो हु इज अ रिलेटेड पार्टी, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ऐसे 550, रेडी ना? हु इज अ रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी is either, related party is either a related party as defined in the applicable FRF. Did you see? Related party as defined in the applicable FRF. एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? अरे भाई रिलेटेड पार्टी कौन है? बोला रिलेटेड पार्टी वो है जो डिफाइंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ इज एएस 18 और अगर आपके ऊपर इंडिया एप्लीकेबल है तो इंडिया 24। और ऐसे 550 में क्या बोला गया? और ऐसे 550 में ये बोला गया भाई, ऐसे 550 क्या बोलता है कि जो हम लोग 3 डेफिनेशन पढ़े बेशर्मो, 3 पॉइंट पढ़े ना, पर्सन और एंटिटी, एनी पर्सन और एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है सर, एनी पर्सन और एंटिटी जिसका कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। जैसे अगर एक छोटा सा हम आप लोग को एग्जांपल दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या उसके ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। वो इंसान है फिर भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया पर्सन और एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब वाइस वर्सा, रिपोर्टिंग एंटिटी जिस एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल लगता है, देखो अनदर एंटिटी, देखा, अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तीसरा वाला जो मैंने आपको समझाया कि भाई कॉमन, दोनों एंटिटी का अगर कॉमन क्या है, या तो कॉमन ओनरशिप है, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है, या फिर देखो या तो कॉमन ओनरशिप है या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है, या ओनर्स डिफरेंट है बट आर क्लोजली रिलेटेड। ये देखो कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, या फिर ओनर्स आर डिफरेंट बट क्लोज फैमिली मेंबर्स। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी एग्जांपल देता हूं, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल। या फिर कॉमन की मैनेजमेंट तो हो गया, मेरे
यहां पर आपको पता है, एक तो एमईपीएल कंपनी है, मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 2011 में खोले थे, और एक एड्यू लाइफ अचीवर्स नाम का अपना कंपनी है, एमईपीएल एंड एड्यू लाइफ अचीवर। अब मैं आपको बताता हूं, एमईपीएल में सब्सटैंशियल शेयर होल्डर मोहित अग्रवाल है, ओनरशिप मेरे पास है सब्सटैंशियली। एड्यू लाइफ अचीवर्स में वंदना अग्रवाल के पास सब्सटैंशियल ओनरशिप है। आई एम नॉट हैविंग अ सिंगल शेयर ऑफ एड्यू लाइफ अचीवर। आई एम ऑल्सो नॉट अ डायरेक्टर ऑफ एड्यू लाइफ अचीवर, सो इट्स फ्लोटेड बाय माय मिसेस वंदना अग्रवाल। तो क्या एमईपीएल और एड्यू लाइफ अचीवर एक दूसरे का रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों सर? इन लोग का तो कॉमन ओनरशिप नहीं है, कॉमन केएमपी भी नहीं है, फिर भी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनर्स जो है, इनके जो ओनर्स है, दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स। सो एमईपीएल एंड एड्यू लाइफ अचीवर्स विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टीज। क्लियर है सर? इसमें एक्सेप्शन है कि ये सब होने के बावजूद भी आप लोग को रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे अगर आपका जो दोनों एंटिटी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के अंडर आता है। तो भाई ऑब्वियस सा बात है, अब सीजी के अंडर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या सब एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी के अंडर तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, तो क्या सारे गवर्नमेंट कंपनीज एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज मान लिए जाएंगे? ये कहां का लॉजिक है? इसलिए एक्सेप्शन में लाया गया कि इफ द एंटिटीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ सीजीएसजी और लोकल अथॉरिटी, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टीज। लेकिन अगर उनके बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, तब फिर वो रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। देखो लॉजिक यही था कि जस्ट बाई डिफॉल्ट आप रिलेटेड पार्टीज ना माने जाओ अगर आप गवर्नमेंट के अंडर में हो तो। नहीं तो बाई डिफॉल्ट सारे गवर्नमेंट कंपनीज एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे और इतना सारा कंप्लायंसेस करना पड़ जाएगा। लॉजिक ये। बट फिर यहां पर ये भी बोला गया, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी का दूसरा गवर्नमेंट कंपनी के साथ धड़ाधड़ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब तो रिलेटेड पार्टी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन में देखो, एंटिटीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल बाय अ स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जिसके अंदर सीजी एसजी लोकल अथॉरिटी सभी आ जाएगा, are not considered RP. RP मतलब related parties. So the organizations, entities who are under common control of the state, SG, CG, local authority are not considered as RP unless they engage in significant transaction or they share resources. आपस में उन लोग रिसोर्सेज का शेयरिंग कर रहे हैं भाई। मान लो किसी का कोल माइन है, दोनों मिल करके वहां से कोयला निकाल रहा है, तब तो भाई रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। सो अनलेस दे एंगेज इन significant unless they engage in significant transaction or share resources in a significant extent। क्लियर है सर? हम लोग को पूरा रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में 2 मिनट में फिर से आपको बता दे रहा हूं। Who is a related party? Those parties who are identified as per applicable FRA, which is AS 18, or if Ind AS is applicable then Ind AS 24। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी को और क्या बोला? और बोला पर्सन और एंटिटी having significant influence or control either directly or indirectly through an intermediaries over the reporting entity। दूसरा, any entity on which reporting entity exercises significant influence or control directly indirectly। तीसरा में 3 पॉइंट था, entities under common ownership, common key management या फिर owners are close family members। एक्सेप्शन में क्या था? जो भाई स्टेट के कंट्रोल में है उन लोग रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा unless they engage in significant transactions or they share resources in a significant manner। अब मैं आपको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं, वहां 388 तुमको रिलेटेड पार्टीज दिखाई देगा। इतना ब्रॉड डेफिनेशन है कि कितने जन को कवर कर लेता है। ये देखो, ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है आरआईएल का, ऑब्वियस सा बात है उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है, तो इंड एस 24 के हिसाब से ये रहे रिलेटेड पार्टीज, लिस्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट एंड रिलेशनशिप। जैसे ये उसके सारे सब्सिडरीज है, ये आरआईएल के सारे सब्सिडरीज है। ये देखो टना टन टन, देखो दुनिया भर का यहां पर तुमको लिस्ट दिखाई देगा। OMG, these are all subsidiaries, all subsidiaries। आरआईएल का होल्डिंग कंपनी थोड़ी ना कोई है भाई, ये सारे के सारे सब्सिडरीज है इसके, ये सारे के सारे सब्सिडरीज हैं। केएमपी भी माना जाएगा रिलेटेड पार्टी, एसोसिएट भी माना जाएगा, आएगा। देखो ये अभी तक सारे सब्सिडरीज है, 300 से ज्यादा सब्सिडरी। ओह, जॉइंट वेंचर्स बिल्कुल कंट्रोल रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है। एसोसिएट्स
KMP के अंदर देखो, KMP, क्या नीता अंबानी KMP है? नीता अंबानी आप बोलेंगे है, आंसर इज नहीं है। नीता अंबानी डायरेक्टर जरूर है, बट वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है। तो शी इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शी इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, शी इज नॉट अ KMP। फिर भी वो RIL की रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड का वहां पर कंट्रोल है, तो नीता अंबानी का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। समझ आ गया? ये देखो, ये सारा लिस्ट है KMP का, यू फाइंड इट, KMP। KMP के अंदर देखो, पॉइंट नंबर 365 से 373, 365 से 373, 365 पे सबसे पहले श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी, ऑब्वियस सा बात है। 365 से 373 तक KMP। उसके बाद देखो 374 में, दिखा 374 में श्रीमती नीता मुकेश अंबानी रिलेटिव ऑफ KMP है, बट उसका इनडायरेक्ट यहां पर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसलिए वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, ऑल्दो शी इज नॉट अ KMP, बट रिलेटिव है। ठीक है, अब मजा का बात देखो, सारा KMP लोग का रिलेटिव लोग नहीं आ रहा है यहां पर, समझो समझो। आलोक अग्रवाल की बीवी भी RIL को कंट्रोल करती है क्या? इनडायरेक्टली नहीं। मुकेश अंबानी डायरेक्टली कंट्रोल करता है, डायरेक्टली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हाँ, तो उसकी बीवी का क्या हो गया? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया, सिग्निफिकेंट वाला, इसलिए वो यहां पर रिलेटेड पार्टीज के डेफिनेशन में शामिल है। क्लियर है सर हम लोग? 388 रिलेटेड पार्टीज। अब लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स लोग क्या बोले कि रिलेशन होना बुरा बात नहीं है, और रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना, आरपीटी करना, आरपीटी मतलब समझ में आ गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना भी कोई गुनाह नहीं है, बस डिस्क्लोजर दे दीजिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, लोगों को बता दीजिए कि आपने रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन किया, ताकि आप ही के ऊपर कोई उंगली बाद में ना उठाए। गुड गवर्नेंस को फॉलो करिए, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर दे दीजिए, बस हमको यही चाहिए, ताकि लोग देख सके, लोग कंपेयर कर सके कि जो नॉन रिलेटेड पार्टीज के साथ जिस भाव पर ट्रांजैक्शन हुआ है, सेम प्रकार का ट्रांजैक्शन, सेम प्रकार का भाव, उसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। जो अनरिलेटेड पार्टीज के साथ आपने जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया, सेम प्रकार का ट्रांजैक्शन, सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उसी प्राइस पे किया है ना अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ, एट आर्म्स लेंथ प्राइस किया है ना, तो इसका खाली डिस्क्लोजर दे दीजिए। और ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स में, नोट्स एंड अकाउंट्स में सारा डिस्क्लोजर जा रहा है, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर विद रिलेटेड पार्टीज। तो एज एन ऑडिटर हमको क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है आपके रिलेटेड पार्टीज को, आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस को। एज एन ऑडिटर आई हैव टू आइडेंटिफाई योर रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, एंड आई हैव टू सी कि जो एंटिटी है रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली किया, फिर अकाउंटिंग कर दिया और डिस्क्लोजर ठीक से कर दिया ना। तो एज एन ऑडिटर हमको ये चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ठीक से हुआ है। ये देखो, ये सारा डिस्क्लोजर है, रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये सारे के सारे उसके डिस्क्लोजर्स हैं। कितना वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्या नेचर है, ये पूरा रिलायंस का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के साथ डिस्क्लोजर्स। ओके, बैक टू द एसे 550। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने बताया ना, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है इस एसे में, टू इंश्योर दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। इसके अलावा ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी ढूंढना है कि कहीं ऐसा फैक्टर्स तो नहीं है विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज आरपीटी, आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। फिर चेक करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को चेक करना कि कहीं ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। जैसे व्हाट विल बी द फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड? मुर्गी, हैन, बोलते हैं ना फ्रॉड मतलब मुर्गा बनाना, मुर्गी बना दिया, हैन, हैन से याद कर लेना, HEN, हैन। एच से हम क्या क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं? फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाएगा
कब? What are the factors which will increase the risk of fraud? N. H से हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट समझ में आ रहा है? जहां सीनियर मैनेजमेंट को फ्रॉड के बारे में शक हो उसको निकाल दिया, फिर नया रख लिया। हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो अगर हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट है, फ्रॉड का चांसेस है, रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऑडिटर का स्केप्टिसिज्म बढ़ जाएगा, और स्केप्टिज्म बढ़ेगा तो प्रोसीजर्स भी बढ़ जाएगा मेरा। हेन एच हो गया हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ई एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द रिलेटेड पार्टीज इन द डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है रिलेटेड पार्टी लोग मैनेजमेंट का डिसीजन और टीसीडब्ल्यूजी का डिसीजन में, तो फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाएगा। एन नो रिव्यू ऑफ आरपीटी। आरपीटी हो जाता है और मैनेजमेंट इसको रिव्यू ही नहीं करता है, कोई रिव्यू चेक ही नहीं कि भाई ठीक दाम पर हुआ ना, आर्म्स लेंथ प्राइस पर हुआ ना, कोई रिव्यू का सिस्टम ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आरपीटी का, तो फ्रॉड का चांसेस ज्यादा है। तो बता दो फटाफट, फ्रॉड का चांसेस कब बढ़ जाएगा? हेन हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, excessive interference by related parties in the decision taken by management and TCWG, no review process of RPT। तो देखो भाई, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर shall ensure the following, बहुत सिंपल है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू आरपीटी, ऑडिटर shall ensure the following, ये तीन चीज ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। whether RPT related party transactions are properly identified, accounted and disclosed, identifying fraud risk factors, fraud risk factors का 3 पॉइंट बता दो। हेन याद कर लो, हो जाएगा। ऐसे हाई टर्नओवर ऑफ senior management, E say excessive interference of related parties in the decision taken by management TCWG, and N say no review process। और तीसरा ऑब्जेक्टिव तो हर ही जगह है यार, ensuring that financial statements are exhibiting true and fair view, ensure that financial statements are true and fair। तो ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी तीन तो दिमाग में बैठ गया। ensure that whether RPTs have been properly identified, accounted and disclosed, fraud risk factors, financial statement true and fair। सबसे पहले फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में आ जाओ। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? हेन। एच से क्या था? हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो फ्रॉड का चांस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ई से एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज इन डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, एंड एन से नो रिव्यू प्रोसेस ऑफ आरपीटी। और एक पॉइंट है, दिमाग में रहे तो लिख देना, जब, और बहुत सिंपल है, जब रिलेटेड पार्टीज जो है ना वो प्रमोटर्स है, तब फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। भाई उन्हीं का कंपनी है, प्रमोटर्स है, तो जब प्रमोटर्स लोग के साथ ट्रांजैक्शन होता है ना, तो वहां पर फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स अगर हम आपको बताएं, फ्रॉड पहचानने के एग्जांपल्स, ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर कंसिडरेशन है ही नहीं, पॉकेट में हो रहा है काम, या फिर लेस कंसिडरेशन है, मतलब नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सो ट्रांजैक्शंस विद नो लेस कंसिडरेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट विद ऑफशोर एंटिटी, समझ में आ रहा है? बाहर में फॉरेन लैंड पर कोई कंपनी खोल दिया और उसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो मैंने फॉरेन लैंड पर एक कंपनी खोल दिया, मेरी कंपनी, और उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो भाई यहां पर फ्रॉड का चांस बढ़ जाएगा। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी के ठीक पहले उसका टर्म्स चेंज कर दिया जाता है। ये जो DHFL, ILFS का जो फ्रॉड हुआ था, जिसके ऊपर मैंने भर भर के आप लोगों को क्लासेस में समझाया है, ILFS वगैरह का फ्रॉड के बारे में, क्या होता था? ILFS अपने रिलेटेड पार्टीज को लोन देता था, और लोन का जब मैच्योरिटी पीरियड आता था ना, जब 2-3 महीना बाकी रहता था लोन का मैच्योरिटी पीरियड आने में और लोन रिपेमेंट लेने में, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके लोन का टेन्योर बढ़ा देता था, तो यहाँ का फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाता, और यहाँ फ्रॉड हुआ ही था। तो एग्जांपल्स बता दो, फ्रॉड का रिस्क कब बढ़ जाएगा, इसका फैक्टर्स अगर पूछेंगे तो हेन। एग्जांपल्स बता दो, ट्रांजैक्शन विद नो कंसिडरेशन और लेस कंसिडरेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट विद ऑफशोर एंटिटी, या फिर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्म्स ऑफ व्हिच गेट चेंज्ड जस्ट बिफोर द एक्सपायरी। ये हो गया फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RMM, IRRMM का सर्कमस्टांसेस बताओ, एग्जांपल्स बताओ, तो भाई, अरे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब बढ़ जाएगा? जब आपका ट्रांजैक्शन प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है, ट्रांजैक्शन इज नॉट बीइंग मेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है, क्लास में बताया और फिर से सुन लो। आर्म्स लेंथ प्राइस होता है जो अनरिलेटेड बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है,
जो अनरिलेटेड लोगों के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिस भाव पर, उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी मार्केट प्राइस बोल सकते हो। तो इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट रिलेटेड पार्टी है और उसके साथ घुमा फिरा करके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मान लो नीता अंबानी जी का कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है आरआईएल के साथ, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऊपर से ट्रांजेक्शन भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कपल्ड विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द रिलेशन है एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं विद कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टीज। मान लो नीता अंबानी जी के साथ हमने सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उनका कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, उस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो भाई आरएमएम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट का चांसेस ज्यादा है। या और कब आरएमएम का चांसेस ज्यादा रहता है, जब मैनेजमेंट को खुद ही नहीं पता कि उसके यहाँ पर आरपीटी हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर एमईपीएल का मैनेजमेंट को मैं बताऊं ही नहीं कि एड्यूलाइफ अचीवर से मेरा क्या संबंध है, तो कैसे पता चलेगा? सो मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर ऑफ आरपीटी। तुमको लगता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो 388 रिलेटेड पार्टीज का नाम याद करके बैठा है क्या? नहीं, छूट सकता है भाई। सो मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर ऑफ आरपीटी। तो आरएमएम बढ़ जाएगा जब ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टीज है, coupled with complex nature of RPT, and management might not be aware of related party transactions. क्लियर है? ये बड़ा सिंपल है। ऑडिटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा भाई रिलेटेड पार्टीज को? एज एन ऑडिटर हमको कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टीज के बारे में? हाउ विल ऑडिटर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज? मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो तो ठीक है, इसके अलावा और भी तो कुछ हो सकता है रिलेटेड पार्टीज। तो कंफर्मेशन विद बैंक्स ले लेना चाहिए, बैंक्स को इन लोग का पूरा कच्चा चिट्टा पता रहता है, जो लीडिंग बैंकर रहेगा आरएएल का, उससे पूरा हम लोग को कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। तो कंफर्मेशन विद बैंक्स, कंफर्मेशन विद आउटसाइडर्स, जिसके ऊपर मेरे को शक है कि ये इसका रिलेटेड पार्टी है, ये एंटिटीज का आरपी है, तो उस एंटिटी से कंफर्मेशन ले लो, ऐसे 505 लगा करके लीगल ओपिनियन ले लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लॉयर से कंसल्ट करो। तो बताओ कैसे पता चलेगा? ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? हाउ विल ऑडिटर आइडेंटिफाई आरपीज? बाय टेकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, थर्ड पार्टीज, लीगल ओपिनियन, मिनट बुक पढ़ लो बोर्ड मीटिंग का, जनरल मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग का जो मिनट्स रहेगा उसमें डिसीजन लिया रहा होगा, जनरल मीटिंग का मिनट्स पढ़ लो, वहां पर डिसीजन जो है बहुत सारा लिए गए होंगे, तो वहां पर रिलेटेड पार्टीज का कुछ तो जिक्र हुआ होगा। प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर जाता है तो प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, टैक्स रिटर्न्स में डिस्क्लोजर जाता है रिलेटेड पार्टी का, टैक्स रिटर्न्स पढ़ लो। तो प्रोस्पेक्टस हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, वही एक्सपर्ट्स ओपिनियन लीगल ओपिनियन साथ में लिख देना, बैंक कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। क्लियर है सर? तो आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी में बैंक, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, लीगल ओपिनियन, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, टैक्स रिटर्न हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया वहीं से तो पता चलेगा भाई कि ये मेरा एसोसिएट है, मेरा सब्सिडरी है। इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट पढ़ लो। क्लियर है सर? सारा पॉइंट याद करने का दरकार नहीं है, कोई भी 6 तो अगर दिमाग में है तो चलेगा। बढ़ो। अब भाई ये तो मैनेजमेंट अलोंग विद टीसीडब्ल्यू जी का काम है, रिलेटेड पार्टीज का अकाउंटिंग प्रॉपर्ली करना और डिस्क्लोजर देना। तो आपने कुछ इंटरनल कंट्रोल बनाया है क्या रिलेटेड पार्टीज का ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई, अकाउंटिंग में डिस्क्लोज करने के लिए? इट्स योर ड्यूटी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू जी टू मेक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर तो जाकर के चेक करेगा कि आपने इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली बनाया है विच कैन आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मैनेजमेंट बोल रहा है हाँ बनाया है। तो एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कब माना जाएगा? आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज कब अच्छा माना जाएगा? जब ये सब पॉइंट्स होगा आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर। कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स है? कोड ऑफ एथिक्स अगर है तब सारा रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनेस्टली लोग बताएंगे, केएमपी लोग बताएंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। विसल ब्लोइंग पॉलिसी होना चाहिए।
विसल ब्लोइंग पॉलिसी समझ में आ रहा है? जिस एम्प्लॉय को शक है कि यार ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन गलत तरीके से हो रहा है, तो वो जाकर के विसल ब्लो कर सके। मतलब विसल ब्लो मतलब जाकर सीटी बजा देगा क्या? नहीं, रिपोर्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड इलीगल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑडिट कमिटी। ओके, सो विसल ब्लोइंग होना चाहिए, रिव्यू पॉलिसी होना चाहिए, हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू पॉलिसी होना चाहिए। सो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, रिव्यू पॉलिसी होना चाहिए, विसल ब्लोइंग होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चेक करे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को। हो गया ये चार्टो। देखो इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर शुड चेक वेदर एंटिटीज हैविंग फॉलोइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और नॉट टू प्रिवेंट मिसस्टेटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ आरपीटी। कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो कि आरपीटी को आइडेंटिफाई कर सके, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिव्यू करे, आपका जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करे, एंड विसल ब्लोइंग पॉलिसी। फटाफट चार्ट बता दो। गुड इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स, separate compliance officer should be there to identify related party transactions, internal audit department should review the related party transactions periodically, and whistleblowing policy should be there. बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा स्पीड में चल रहा है, बहुत धमाकेदार चल रहा है। बस बेटा, बस बस बस, ये लास्ट पेज, 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, फोकस। यहां तक क्लियर है ना सारा? एक बार यहां तक 6 का 6 पैराग्राफ एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने क्या सीखा, फटाफट एकदम रैपिड फायर। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, हु इज अ रिलेटेड पार्टी? दोस पर्संस आइडेंटिफाइड एज पर एप्लीकेबल एफआरए व्हिच इज एएस 18 और इंड एस 24 एज द केस में बी। इसके अलावा और कौन होता है? पर्सन और एंटिटी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द रिपोर्टेड एंटिटी, या फिर रिपोर्टेड एंटिटीज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑन एनी अदर एंटिटी, या फिर दोस एंटिटीज हु आर हैविंग कॉमन ओनरशिप, कॉमन की मैनेजमेंट, या फिर ओनर्स आर डिफरेंट बट closely related because they are close family members. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के अंडर जो एंटिटीज आते हैं वो रिलेटेड पार्टीज तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन ना हो, या फिर रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक जब तक वो यूज ना करें। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर दैट आरपीटीज आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, financial statements exhibit true and fair view, and identified the fraud risk factors. What are the fraud risk factors? hen, मुर्गा बनाना, high hen में high turnover of senior management, high turnover of senior management मतलब hiring firing, is excessive interference by related parties in the decision taken by management and TCWG, and n से no review policy exists of related party transactions, या फिर when the transactions are being done with the promoters, fraud risk increases. Circumstances of higher RMM when the transaction is not made at arm's length price, या फिर complex structure of the relationship with RPs coupled with the complexity of the transaction, या फिर मैनेजमेंट को खुद ही पता नहीं था आरपीटी के बारे में। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आरपीस को? भाई बैंक कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, लीगल ओपिनियन, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मिनट्स ऑफ बीएम, मिनट्स ऑफ जीएम, टैक्स रिटर्न प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देख करके, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देख करके। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल कब माना जाएगा? जब आपका इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है, कंप्लायंस ऑफिसर रखा गया है आरपीटीज को रिव्यू करने के लिए, इंटरनल ऑडिट टीम रिव्यू करता है पीरियोडिकली, विसल ब्लोइंग पॉलिसी है टू रिपोर्ट एबनॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ऑडिटर का क्या ड्यूटी है? ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? ऑडिटर विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू चेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले मैं तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर लूंगा, वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल। अब इसको और एक्सप्लेन कर देना, इंटरनल कंट्रोल में वही 4 पॉइंट क्या क्या हम चेक करेंगे। ठीक है सर, कर देंगे। तो वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल दैट मैनेजमेंट हैज सेट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ, क्या बिजनेस फर्दरेंस के लिए हुआ, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए हुआ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हुआ, रैशनल था क्या? तो बिजनेस रैशनल को समझो, मार्केट प्राइस को कंपेयर करो अदर ट्रांजैक्शंस के साथ। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर होगा तो ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लेगा, रैशनैलिटी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन देखेगा,
एंड कंपेयर करेगा मार्केट प्राइस विद अदर ट्रांजेक्शंस एंड एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेगा इफ रिक्वायर्ड। तो क्या क्या इंटरनल कंट्रोल, बिजनेस रैशनल, कंपेयर आरपीटी विद द मार्केट रेट्स ऑफ अदर ट्रांजेक्शन एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन इफ रिक्वायर्ड। बताओ ना ऑडिटर का प्रोसीजर चेक हो आरपीटी से रिलेटेड। सर, वेरीफाई द इंटरनल कंट्रोल related to related party transactions. Check the business rationale of the transaction, terms of the contract, whether they are unnecessarily favoring the related parties. Check the market price of the other transactions. Compare them with the market price of the other transaction and if required take expert's opinion. Okay. अब देखो last paragraph coming up, boys and girls, focus. Auditor's responsibility. अगर ऑडिट के दौरान मैंने आइडेंटिफाई किया ऐसा आरपीटी जो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया था, अनआइडेंटिफाइड था, अनअकाउंटेड था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये तो तुम्हारा रिलेटेड पार्टी है, तुमने इसके बारे में आरपीटीज में लिस्ट में दिया नहीं। सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ आरपीटीज आर आइडेंटिफाइड विच वर अनआइडेंटिफाइड और अनअकाउंटेड बाय मैनेजमेंट, तब तो सबसे पहले मैं अपने एंगेजमेंट टीम को बताऊंगा, पूरी टीम को बताऊंगा, मैनेजमेंट को बोलूंगा इसको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के हिसाब से अकाउंटिंग करो और डिस्क्लोजर दो, एएस 18 एनडीएस 24 फॉलो करके। मैनेजमेंट से रीजन पूछूंगा छूटा क्यों भाई, और अगर इंटेंशनल लगा मेरे को ये कि जानबूझ करके मैनेजमेंट ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, इंटेंशनल है, तब तो भैया इंप्लीकेशंस जो है और होगा, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग होगा, सीवियर होगा इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट, फ्रॉड के कैटेगरी में भी डाला जा सकता है। क्या क्या बताओ, ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड those RPTs which were unidentified, unaccounted by the management. Immediately inform the engagement team. Ask the management to make proper accounting and disclosure as per applicable FRF. Inquire the reason why it was missed. And if there is intentional missing of RPTs, then consider the implications of fraud in the audit. Consider the implications of fraud. Okay. ये देखो. So in case of identification, मैंने identify किया, क्या आइडेंटिफाई किया, अरे भाई अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो मेरे को क्या क्या काम करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट विद द एंगेजमेंट टीम। ठीक है, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एंगेजमेंट टीम। आस्क द मैनेजमेंट कि एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो करके उसका प्रॉपर्ली अकाउंटिंग डिस्क्लोजर करो। ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ, आस्क द मैनेजमेंट कि उसका ठीक से ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग डिस्क्लोजर करें। रीजंस पूछो ऐसा क्यों हुआ फेलियर। ठीक है, ऑडिटर को अगर कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो करेगा, एंड अगर नॉन डिस्क्लोजर इंटेंशनल था, इवैल्यूएट द इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट। बताओ 5 काम, जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अनआइडेंटिफाइड आरपी और आरपीटी, तो 5 काम क्या क्या है। इमीडिएटली इन्फॉर्म द एंगेजमेंट टीम, आस्क द मैनेजमेंट टू डू द अकाउंटिंग एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, इंक्वायर द रीजंस ऑफ सच फेलियर, परफॉर्म सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इफ रिक्वायर्ड, and if it was intentional, consider the implications on audit, which means consider it may be a fraud, so classify it as a fraud. ठीक है सर, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को मैंने आइडेंटिफाई किया जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं हुआ, अकाउंटिंग हुआ है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट भी बोल रही है आरपीटी है, ऑडिटर भी बोल रही है आरपीटी है, फर्क क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से नहीं हुआ, रूल्स वर बेंड फॉर दीज आरपीटीज। क्लियर है सर, जो माल आप 500 रुपया में बेचते हैं वो आपने 100 रुपया में बेच दिया, तब ऑडिटर क्या करेगा, मतलब इस बार मैंने आइडेंटिफाई किया है ऐसा सिग्निफिकेंट आरपीटीज को जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल पोजीशन में लिक्विडिटी कम था, खराब था इसलिए किया, तुरंत गाली गलौज मत करो, रुको। हो सकता है वो माल कोई और नहीं खरीद रहा था इसलिए बेचना पड़ा, ठीक है, हो सकता है, तो उसके लिए ऑडिटर को चेकिंग करना पड़ेगा।
कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टडी करेंगे, बिजनेस रैशनल को ढूंढेंगे, क्या बिजनेस रैशनल था कि लैक ऑफ बिजनेस रैशनल था, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी किया जाएगा। देखो क्या है यहां पर, क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है बट रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ, तो क्या करेगा ऑडिटर, इंस्पेक्ट करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज दिखेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर तीन चीज दिखेगा, क्या क्या तीन चीज, बिजनेस रैशनल था कि नहीं था, बिजनेस रैशनल और लैक ऑफ इट, विथ सजेस्ट, क्योंकि अगर बिजनेस रैशनल नहीं था तो इट में सजेस्ट फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फ्रॉड करने के लिए किया गया है या फिर कंसील करने के लिए या मिस एप्रोप्रिएट करने के लिए किया गया ऑफ एसेट्स। सो ऑडिटर विल चेक द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट to identify the business rationale or lack of it, suggests any fraudulent financial reporting or misappropriation of asset. Business rationale or lack of it suggests fraudulent financial reporting or to conceal or misappropriation of assets. मैनेजमेंट से जब हम पूछे आपने ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों किया, तो मैनेजमेंट जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या वो मैच कर रहा है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ और लिखा है और आप कुछ और बोल रहे हैं। सो कंपेयरिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है ना विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, ये चेक किया जाएगा। एंड क्या ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल एफआरएफ को फॉलो किया गया, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो किया गया है कि नहीं। तो बताओ, जब सिग्निफिकेंट आरपीटी देखा जा रहा है विच इज नॉट ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तीन चीज चेक करना है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके मेरे को तीन चीज चेक करना है, बिजनेस रैशनल चेक करना है कि है भी कि नहीं और क्या वो सजेस्ट कर रहा है फ्रॉड की तरफ, ठीक है, बिजनेस रैशनल चेक कर लेना है कि वो फ्रॉड की तरफ तो कहीं इशारा नहीं कर रहा, कंपेयर करना है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, क्या वो कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट जो बोल रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और इसके अलावा हमको ये भी चेक कर लेना है एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो हुआ है, और इससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस, ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो मेरे को सबूत चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज था क्या, अप्रूव था क्या, आपने अप्रूवल लिया क्या। जैसे पता है रिलेटेड पार्टी लोग के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने सेक्शन 177 में सीखे थे ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल चाहिए रहता है, तो क्या ऑडिट कमेटी का अप्रूवल था, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी था उसने अप्रूवल दिया था क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। सो दिस कंप्लीट्स बॉयज एंड गर्ल्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन ऐसे 550, ठीक है। ये हैंड नोट्स कहां से मिलेगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको फॉलो करिए। आई होप ये ऐसे 550 आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और स्टे ट्यून टू द चैनल, मॉक टेस्ट वगैरह भी जो है उसका भी सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द, जो आईसीआई ने भी रिलीज किया और जो हमने भी लिया था। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।